हेलो दोस्तों। आपने कहानी की दुनिया में इस हीरो को हमेशा राज करते देखा है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए देखा है। लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। इस बार हमारा डोमिनेंट हीरो एक लड़की के कहने पर उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। मिलिए हमारी फीमेल लीड से, एक बेखौफ, पावरफुल और अल्फा सीईओ। और वो आदमी जो उसके सामने घुटनों पर बैठा है, वो उसका बॉडीगार्ड है। वो अपना सर झुकाता है, उसका हर हुक्म मानता है, लेकिन उसकी इस खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की भूल मत करना। उसकी आंखों में गौर से देखो। वो कोई पालतू कुत्ता नहीं, बल्कि पिंजरे में कैद एक ऐसा खूंखार शेर है जिसका खौफनाक गुस्सा सिर्फ उस अकेली औरत के काबू में है। ड्रामा की शुरुआत एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब से होती है। हमारा हीरो लियांग रिंग में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। वो बुरी तरह जख्मी है और वहां मौजूद हर कोई उसके हारने पर बेट लगा चुका है। उसकी जीतने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी क्लब के ऊपर बने वीआईपी लॉन्ज में हमारी हीरोइन मिस विवियन ब्लैक उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं उस पर बेट लगाती हूँ कि वो जीतेगा। विवियन के ये अल्फाज से लियांग के अंदर एक ऐसी आग लग जाती है जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। वो हारता हुआ बाजीगर जीत जाता है क्योंकि वो उस विवियन की नजरों में आना चाहता था। कहानी यहाँ से ठीक 2 महीने पीछे मुड़ती है। लियांग की छोटी बहन हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। तभी एक आदमी उसके सामने एक तस्वीर रखता है, मिस विवियन ब्लैक उर्फ विवी की। वो शर्त रखता है कि अगर लियांग इसके क्लोज जाने में कामयाब हो गया और उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो किए तो उसकी बहन के सारे मेडिकल बिल्स वो पे करेगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। फाइट जीतने के बाद क्लब का मैनेजर विवी को लियांग से मिलवाने लाया। विवी उसे जीतने के लिए भारी कैश इनाम देती है और पूछती है, सुना है तुम पहले स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस में थे, तो ऐसी जगह क्या कर रहे हो? लियांग अपनी ठंडी और शार्प नजरों से उसे सिर से पैर तक देखता है। इससे आपको क्या? आप खुद ये अंडरग्राउंड क्लब चलाती हैं। आपको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए, मिस विवियन। विवी ने आगे बताया कि वो उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहती है। लियांग पूछता है, और मैं ही क्यों? विवी कहती है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो फिर इतने सवाल क्यों? लियांग पैसों का बैग उठाता है और जाते जाते एक बहुत ही इंटेंस लुक देकर कहता है, ठीक है, मैं आपको सेफ तो रखूंगा, पर आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, ये उम्मीद मुझसे मत रखना। असल में ब्लैक ग्रुप के ओनर विलियम ब्लैक की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और आज उनका फ्यूनरल है। उनके अंपायर को लेकर हर तरफ गॉसिप चल रही है। तभी वहां आती है उनकी इकलौती बेटी विवियन ब्लैक। उसे देखकर लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। इसे तो चेयरमैन ब्लैक ने पिछले साल अब्रॉड भेज दिया था ना। पुराना स्कैंडल अभी खत्म नहीं हुआ और ये प्रॉपर्टी के लिए वापस आ गई। हालांकि सुना है बाहर इसका बिजनेस काफी ब्लूम कर रहा है। शायद बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है। विवियन जैसे ही अपने फादर को रिस्पेक्ट पे करती है, उसका स्टेप ब्रदर चाओ उस पर चिल्लाता है, यहाँ शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक अच्छी बेटी बनने का ये ड्रामा बंद करो। डैड जब जिंदा थे तब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। विवियन बहुत ही कोल्डली कहती है, ब्लैक ग्रुप एक फैमिली बिजनेस है। फादर की डेथ के बाद अब उनकी बायोलॉजिकल डॉटर को ही उसे टेक ओवर करना होगा ना। चाओ भड़क जाता है, भूल गई पिछले साल तुमने क्या किया था? तुमने ना सिर्फ फैंग के साथ अपनी शादी बर्बाद की, बल्कि फैमिली की रेपुटेशन भी मिट्टी में मिला दी थी। और फिर फ्लैशबैक, 1 साल पहले एक डिनर पार्टी में विवियन को ड्रग देकर किसी ने उसकी प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर लीक कर दी थी। इतने बड़े स्कैंडल के बाद उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। यहाँ तक कि उसके पति फैंग ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उसे धोखेबाज करार देकर डिवोर्स दे दिया और विवियन को एब्रॉड भेज दिया गया था। प्रेजेंट में चाओ उसे धमकी देता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डैड की जगह लेने दूंगा तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो विवी। विवियन स्माइल करती है और सीधा उसकी ईगो पर वार करती है, पिछले 1 साल में तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे आधे काम के बराबर भी नहीं है। अगर चेयरमैन की कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी तो कौन बैठेगा? तुम। गुस्से में पागल होकर चाओ उसकी तरफ एक कांच का ग्लास खींच कर मारता है, लेकिन तभी लियांग उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है
और हवा में ही एक जोरदार पंच मारकर उस ग्लास को चकनाचूर कर देता है। उन दोनों को एक साथ देख चाओ के चेहरे पर एक बहुत ही घटिया और गंदी सी स्माइल आ जाती है। वो ताना मारता है, ओह तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे अब्रॉड के डर्टी सीक्रेट्स नहीं पता? तो ऐसे मिली है तुम्हें वहां सक्सेस, अमीर आदमियों के बिस्तर गर्म करके? ये सुनकर विवी जरा भी पीछे नहीं हटती, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक कदम आगे बढ़ाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो तुम्हारी नजरों में अगर एक औरत की इज्जत एक बार खराब हो जाए तो उसे जिंदगी भर छुप कर रहना चाहिए, और अगर वो वापस सक्सेसफुल हो जाए तो पक्का उसने अपना जिस्म बेचा होगा, राइट? तुम घमंडी बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को इस तरह जज करने की? विवी का ये करारा जवाब सुनकर चाओ चिढ़ जाता है और धमकी देता है, मैं भी देखता हूँ कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करते हैं। विवी एक बहुत ही शार्प और एटीट्यूड वाली स्माइल देती है, हाँ बस इंतजार करो और देखते जाओ। और इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड के साथ पूरे स्वैग में वहां से निकल जाती है। कार के अंदर विविन अपनी कोल्ड और कैलकुलेटिव नजरों से बाहर देख रही थी। उसने लियांग से कहा, चेयरपर्सन की कुर्सी तक पहुंचने के लिए मुझे उन लोगों का शिकार करना होगा जो मुझे ऊपर उठने में मदद कर सके। उनका अगला टारगेट था मिस्टर जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लालची मोहरा। विवियन का प्लान था कि वो अपने ओवरसीज ज्वेलरी बिजनेस का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा ले। क्लब की रंगीन और धुंधली रोशनी में लियांग बार पर बैठा था। उसकी तेज नजरें विवियन और मिस्टर जाओ पर टिकी थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर थॉट्स और गिल्ट का एक अलग ही बैटल चल रहा था। उसे उस आदमी चाओ के साथ की गई वो डार्क डील याद आ रही थी। तभी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ती है। वो वेटर चुपके से विवियन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वो वेटर लियांग के पास से गुजरता है और बड़ी चालाकी से एक की कार्ड उसके हाथ में थमा देता है। उस आदमी का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, विवी को रूम 308 में भेजो, बाकी का काम हम खुद संभाल लेंगे। कुछ ही पलों में विवियन को वो नशा हिट करने लगता है। उसकी सांसें भारी होने लगती है और वो अनकंफर्टेबल फील करती है। मिस्टर जाओ अपनी गंदी नजरों से उसे देख रहा था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? विवियन की नजरें डगमगाती है और वो भीड़ में लियांग को ढूंढने लगती है। लियांग बिना एक सेकंड वेस्ट किए बहुत ही स्मूथली वो की कार्ड अपनी पॉकेट में डालता है और विवियन को वहां से निकाल लेता है। लियांग का दिमाग अपने ही जमीर से लड़ रहा था। जब वो विवियन को रूम 308 के अंदर ले गया तो उसका खून जम गया। कमरे में हर तरफ कैमरास लगे थे और सबसे भयानक बात, वहां बहुत सारे मर्द मौजूद थे जो विवियन के नशे में चूर होने का वेट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने गंदी सी स्माइल के साथ कहा, इसे बेड पर लिटा दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लियांग किसी पत्थर के स्टैचू की तरह वहीं खड़ा रहा। उसने विवियन को अपने सीने से और भी कसकर लगा लिया। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके जाने के बाद ये लोग विवियन के साथ क्या करने वाले हैं। बेड पर बैठा आदमी उसका मजाक उड़ाता है, लगता है तुम भी हमारे साथ मजे लूटना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और बस लियांग के सब्र का बांध टूट जाता है। उसने पास रखी वाइन की बोतल उठाई और एक ही झटके में उस आदमी के सर पर दे मारी। लियांग की आंखों में ऐसा खौफनाक गुस्सा था जिसने बाकी आदमियों की रूह कपा दी। उसने उन्हें वार्न किया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए। कमरा खाली हो चुका था। लियांग ने फोन निकाला और उस आदमी को मैसेज किया, तुम लोग जो करने वाले थे वो बहुत ही घटिया हरकत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से विवियन के नाजुक हाथों ने लियांग को घेर लिया। नशे में डूबे विवियन ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन्स खोलना शुरू कर दिए और फिर वो उसे पैशनेटली किस करने लगी। लियांग की सांसें अटक गई थी। उसने विवियन को रोकने की कोशिश की। मिस ब्लेक, होश में आइए। विवियन एक नशीली सी स्माइल देती है, मिस ब्लेक? मुझे विवी कहो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगे? चलो मुझे किस करो। वो दोबारा लियांग के करीब आती है। लियांग की खुद पर से पकड़ छूट रही थी। उसने विवियन के दोनों हाथ पकड़े और एक गहरी सांस लेकर बोला, रुको, तुम मुझे किस कर सकती हो लेकिन यहाँ नहीं। वो विवियन को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है जहाँ कोई कैमरा नहीं था और फिर वो अपनी सारी लिमिट्स भूल जाता है। वो विवियन को इतनी पैशनेटली किस करता है कि जैसे दुनिया वहीं रुक गई हो।
लेकिन इससे पहले कि आग और भड़कती, विवियन उसके होठों के पास फुसफुसाती है, वो इंसान जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, क्या वो मेरा सौतेला भाई चाओ है? लियांग का पूरा शरीर फ्रीज हो चुका था। वो शौक में लड़खड़ाता है। तुम्हें तुम्हें पहले से सब पता था? विवियन का नशा जैसे एक पल में उतर चुका था। वो एक शिकारी की तरह कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आती है। याद है हम पहली बार कब मिले थे? मैं जानती थी कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे लोग बहुत आसानी से खरीदे जा सकते हैं। तो उस दिन मेरा तुम्हें अपना बॉडीगार्ड चुनना, वो सब सही समझा। वो सब मेरी बिछाई हुई एक चाल थी। विवियन फिर उसे बताती है कैसे 1 साल पहले इसी पोजीशन के लिए चाओ ने उसकी वाइन में ड्रग्स मिलाए थे, उसकी रेपुटेशन बर्बाद की और उसे देश से बाहर फिकवा दिया। इसलिए जब वो वापस आई तो उसे एक कदम आगे तो रहना ही था। उसे पता था कि वो वेटर उसकी ड्रिंक स्पाइक करेगा। वो आगे कहती है, मैंने तुम्हें अपने पास रखा ताकि तुम मेरा हर एक कदम उसे रिपोर्ट कर सको, ताकि उसे सच में लगे कि मैं उसके बिछाए जाल में फंस रही हूँ। लियांग उसे घूरते हुए पूछता है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा, अगर मैंने उन आदमियों को उस कमरे से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? विवियन बहुत ही रिलैक्स स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? डरो मत, इस रूम के सारे कैमरास मैंने पहले ही रिप्लेस करवा दिए थे और तुम जो कैमरा देख रहे हो वो मेरे हैं। ओह हाँ, और बाय द वे, बाथरूम में भी हिडन कैमरा है और तुम उसमें कैद हो चुके हो। लियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? विवियन बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला, इसी वक्त मेरी नजरों से गायब हो जाओ। मैं ये सारे वीडियोस सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और तुम पर हैरेसमेंट का केस करूंगी और तुम्हें कुछ सालों के लिए जेल की हवा खिला दूंगी। लियांग अपने दांत पीसते हुए पूछता है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? विवियन स्माइल करती है, वो स्माइल जो किसी को भी अपना गुलाम बना दे। आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगे। तुम्हारा पहला टास्क, कल तुम्हें चाओ से मिलना होगा। उसे समझाओ कि आज रात क्लब में क्या हुआ और मेक श्योर कि उसका ट्रस्ट तुम पर से बिल्कुल ना उठे। अगली सुबह जब लियांग चाओ से मिलने पहुंचा, चाओ गुस्से से पागल हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने परफेक्ट प्लान को बर्बाद करने की? भूल गए तुम्हारी बहन अब भी हॉस्पिटल में है और वो मेरे पैसों का इंतजार कर रही है ताकि उसके मेडिकल बिल्स भरे जा सके। लियांग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बहुत ही शांति से झूठ बोला, कल रात का तुम्हारा जो भी प्लान था, विवियन को उसके बारे में पहले से पता था। जब मैं उसे तुम्हारे अरेंज किए रूम में लेकर गया तो मैंने देखा कि वहां के सारे कैमरास उसने पहले ही बदलवा दिए थे। रूम के अंदर जाते ही उसका नशा चुटकियों में उतर गया था। चाओ शॉक्ड हो जाता है, तो वो नशे में होने का नाटक कर रही थी? क्या उसे तुम पर शक है? नहीं, मैंने उन आदमियों को वहां से भगा दिया था। मैंने उसे प्रोटेक्ट किया ताकि उसे मुझ पर जरा भी शक ना हो। अगर उसे शक होता तो वो मुझे ये सब कभी नहीं बताती। चाओ ने गहरी सांस ली। थैंक गॉड। ठीक है, अगर वो कोई भी नई चाल चले तो मुझे फौरन बताना। लियांग राजी हो जाता है और वहां से निकलते ही उसने विवियन को टेक्स्ट किया, मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला था। लियांग के जाते ही चाओ ने किसी को कॉल लगाया। वो कहता है, काम नहीं बना। ऐसा लगता है विवियन को पहले से पता था कि वो ट्रैप हमने बिछाया है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? फोन की दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आवाज उसे कहती है, अगर उस लड़की को वहां से भगाया नहीं जा सकता तो उसे रास्ते से ही साफ कर दो। लेकिन बस ये याद रखना कि बोर्ड मीटिंग की वोटिंग अगले महीने है। आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे कि चेयरमैन की कुर्सी तुम्हारे हाथ से निकलकर उसके पास चली जाए। कुछ ही घंटों बाद विवियन लियांग को एक बहुत ही महंगी और लग्जूरियस बुटीक में शॉपिंग के लिए ले आती है। वो उसे ड्रेसेस दिखाते हुए कहती है, मेरा भाई चाओ किसी काम का नहीं है। उसे वाइस चेयरमैन की कुर्सी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो अपने ससुराल वालों यानी यू फैमिली के बिजनेस पर टिका हुआ है। लेकिन ऐसे लोग सबसे ज्यादा अनरिलायबल होते हैं। उसकी एक मिस्ट्रेस भी है, सिसी, जो एक वॉनाबी सेलिब्रिटी है। तभी ट्रायल रूम का दरवाजा खुलता है। लियांग एक परफेक्ट कस्टम फिट सूट पहनकर बाहर आता है। उसकी कातिलाना लुक देखकर वियांग की एक पल के लिए सांसें अटक सी जाती है, लेकिन वो फौरन खुद को संभाल लेती है। कहती है, उस सिसी को सेड्यूस करना
ये तुम्हारा अगला टारगेट है। तभी विवियन नोटिस करती है कि लियांग उसे एक बहुत ही अजीब सी नजर से देख रहा है। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ कहना है तुम्हें? लियांग एक कदम आगे बढ़ाता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चाव की बात ना मानकर तुम्हारी बात मानूंगा? विवियन मुस्कुराती है। वो उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में जकड़ती है और एक झटके से उसे सोफे पर धकेल देती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज क्यों किए? बुरे लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं लियांग। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम उसकी कीमत कभी नहीं चुका पाओगे। लेकिन हमारा हीरो भी कम नहीं था। लियांग अचानक उसे और करीब खींच लेता है। इम्पेशेंट? लेकिन क्या तुम्हारे अंदर कोई जमीर भी नहीं है? मैंने तो हमेशा सोचा था कि तुम्हें उन घटिया आदमियों से नफरत है जो औरतों की इज्जत उछालते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और अब तुम खुद दूसरी औरतों को इस कीचड़ में घसीट रही हो। तुम मुझसे जो करवाना चाहती हो उससे चाहो कि मिस्ट्रेस और उसकी बीवी, दो बेकसूर औरतों की जिंदगी बर्बाद होगी। राइट? अब मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन तभी लियांग उसे वापस खींचता है और इस बार वो विवियन को सोफे पर गिरा देता है। तुम जो चाहती हो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो, है ना? तुम बिल्कुल उन लोगों जैसी हो जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था। ये सुनकर विवियन गुस्से में लियांग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लियांग गुस्से से जल रहा था। आज तक किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी, और ये लड़की? विवियन की आंखों से जैसे आग बरस रहे थे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें अपना काम करने के लिए खरीदा है, तुम्हारे ये जजमेंटल लेक्चर्स सुनने के लिए नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक वफादार कुत्ते की तरह मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। चाओ एक घटिया इंसान है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई दूध की धली संत हूँ। तुम्हारी बहन जो हॉस्पिटल में है, अगर चाओ उसे बचाने के लिए पैसे दे सकता है तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि वो कभी दोबारा नींद से ना उठे। वो लियांग को खुद से दूर धकेल देती है और तभी कहानी हमें 2 महीने पीछे ले जाती है। लियांग की बहन लूसी, जो एक जर्नलिस्ट थी, रात के वक्त घर से निकल रही थी। मैंने हाल ही में एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ढूंढी है भाई, मुझे जल्दी जाना होगा। हो सकता है मैं आज रात घर वापस ना आ पाऊँ, ओके? लियांग कहता है, तुम इस तरह पूरी रात बाहर नहीं रह सकती लूसी। इतनी फिक्र मत करो भाई, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उस रात लूसी एक पार्टी में गई थी। लियांग ने उसे कॉल करके वार्न भी किया था, पार्टी में इतनी देर तक मत रुको, ये सेफ नहीं है। लेकिन लूसी ने हंसते हुए उसकी बात टाल दी। सेफ्टी? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी एक फोटो भेज देती हूँ, ठीक है? ये लो भाई, मैंने फोटो सेंड कर दी। लेकिन अगली सुबह जब वो घर लौट रही थी तो उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लियांग की आंखों में एक दर्द और खौफ था। उसने विवियन से पूछा, तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता? विवियन एक शिकारी की तरह उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। अपने दुश्मन के मोहरे को अपने खेल में लाने से पहले क्या मुझे उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करना चाहिए था? लियांग के चेहरे से रंग उतर जाता है। विवियन आगे कहती है, क्या हुआ, डर गए? लियांग लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। वो खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था, बिल्कुल पिंजरे में कैद उस शेर की तरह जिसे धोखा देकर जाल में फंसा लिया गया हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर वो विवियन का सबसे वफादार कुत्ता बनने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में चाओ ने आखिरी मौके पर अपनी मिस्ट्रेस सिसी के साथ अपना प्लान कैंसिल कर दिया। सिसी मुंह फुलाकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी लियांग जानबूझकर उससे टकरा जाता है। आई एम सो सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया, क्या आप ठीक हैं? सिसी तो उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। इतना टॉल, हैंडसम और चार्मिंग लड़का उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। लियांग ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, मिस, आपकी ड्रेस पर वाइन गिर गई है, सामने ही एक मॉल है, चलिए मैं आपको नए कपड़े दिला देता हूँ। सिसी चुटकी में राजी हो गई। आखिर शिकार खुद चलकर जाल में जो आ गया था। मॉल के बाहर विवियन फोन पर लियांग को ऑर्डर दे रही थी कि वो सिसी के साथ अपनी नेक्स्ट डेट फिक्स करके बाहर आए, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही दूरी पर एक आदमी बाइक पर बैठा विवियन की जान लेने की फिराक में था। अचानक वो बाइक तेजी से विवियन की तरफ बढ़ती है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि लियांग ऐन वक्त पर आकर की जान बचा लेता है। लेकिन विवियन को फिर भी हल्की सी खरोच आ गई थी। लियांग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आया। लियांग ने उसे समझाया कि उन्हें आज के हमले की रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि उसे पक्का शक था कि चाओ अब विवियन को जान से मारना चाहता है।
लेकिन विवियन ने साफ मना कर दिया, नहीं, अगले महीने बोर्ड मीटिंग है। अगर मीडिया वालों को इसकी भनक भी लगी तो ब्लेक ग्रुप की बहुत बदनामी होगी। अगर वो गंदा खेल खेल रहे हैं तो अब हमें भी उन्हीं की तरह अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ चाओ के फोन पर एक अननोन नंबर से एक फोटो आती है। फोटो में उसकी मिस्ट्रेस सिसी एक अनजान आदमी यानी लियांग के साथ मॉल में थी। तभी वहां विवियन आ जाती है। दोनों के बीच नफरत की चिंगारियां उड़ने लगी। विवियन हंसते हुए पूछती है, अरे भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? चाओ भी नकली स्माइल के साथ ताना मारता है, तुम बताओ प्यारी बहना, तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी? वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिजी थे, लेकिन लियांग की तेज नजरें चाओ के पीछे खड़े उस आदमी पर टिक गई थी। लियांग को पक्का यकीन हो गया था कि यही वो आदमी है जिसने पिछली शाम विवियन पर हमला किया था। गेम का अगला लेवल शुरू हो चुका था। बाद में सिसी अपने एक बहुत ही हॉट सी फोटो क्लिक करके लियांग को सेंड करती है और उसे अपने होटल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन लियांग वो चुपचाप वो मैसेज चाओ को फॉरवर्ड कर देता है। होटल रूम की घंटी बजी, लेकिन दरवाजे पर लियांग नहीं, उसका शुगर डैडी चाओ खड़ा था। चाओ गुस्से से पागल होकर अंदर घुसता है और हर कमरे की तलाशी लेने लगता है। बता, तूने उस आदमी को कहाँ छुपा रखा है? एक तो मेरे टुकड़ों पर पल रही है और मेरे ही पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ इश्क लड़ा रही है। आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो बेवकूफ इस बात से अनजान था कि उसका असली चेहरा बोर्ड मेंबर्स के सामने आ चुका था। रूम में हर तरफ कैमरास ऑन थे और विवियन अपने फोन पर लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए लियांग के साथ वहां पहुंच चुकी थी। चाओ चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवियन मुस्कुराते हुए कहती है, अपने बीवी के टुकड़ों पर तो तुम पल रहे हो। जरा बताओ तो, अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी इस असलियत का पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? चाओ बौखला कर फोन छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियांग एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ा हो चुका था। साइड में खड़ी सीसी बेचारी शॉक थी। तो वो सब तुम बस मेरा इस्तेमाल करने के लिए कर रहे थे? विवियन उसकी तरफ बिना देखे कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि फैन के साथ कल तुम्हारी तस्वीर भी वायरल हो तो अपने कपड़े पहनो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। चाओ समझ चुका था कि लियांग और विवियन ने मिलकर उसे उल्लू बनाया है। विवियन उसे फोन की स्क्रीन दिखाती है। ये सब लाइव चल रहा था। अब वो अपने झूठे मुखौटे के पीछे नहीं छुप सकता था। तभी विवियन के अंकल और ब्लेक ग्रुप के केयर टेकर अनाउंस करते हैं, कंपनी की बदनामी रोकने के लिए चाओ को वाइस चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन करना होगा और उसे आज ही अब्रॉड भेजा जाएगा। चाओ गुस्से में इतना बौखला जाता है कि वो सबके सामने वो सच उगल देता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, मैंने ही उस रात विवियन को ड्रग देकर फंसाया था। उसे बस एक मोहरा बनाया गया था रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे सिर्फ मैं हूँ? वो पागलों की तरह हंसने लगता है। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम विवियन। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पत्ता काट कर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, तुम्हारी असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। बोर्ड मेंबर्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। विवियन बेकसूर थी। उन सब ने, यहाँ तक कि खुद चेयरमैन ब्लेक ने भी अपनी बेटी के साथ कितनी नाइंसाफी की थी और असली आस्तीन का सांप उनका बेटा था। ये सच तो उन्हें मरने से पहले पता भी नहीं चला। विवियन के अंदर का सारा दर्द और गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो चाव पर टूट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। भले ही वो उसका सौतेला भाई था, पर विवियन ने हमेशा उसे अपना सगा भाई माना था और प्रॉपर्टी की लालच में उस इंसान ने अपनी ही बहन की इज्जत उछालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लियांग तुरंत आगे बढ़ता है। वो विवियन का हाथ थामकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। अंकल लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करवा देते हैं। तभी विवियन के एक्स हस्बैंड फैंग का कॉल आया। वो माफी मांगता है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा है विवी। चाओ को उसकी सजा जरूर मिलेगी, पर अभी के लिए उसे जाने दो। शाम हो चुकी थी। लियांग विवियन को लेकर उसके घर वापस आ जाता है। विवियन की आंखें बिल्कुल खाली थी। वो लियांग से कहती है, जिस मकसद से मैंने तुम्हें हायर किया था वो काम अब पूरा हो चुका है। आज से तुम आजाद हो। लियांग के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विवियन के साथ की आदत हो चुकी थी। उसे उसकी लत लग चुकी थी। आजाद तो तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। और उस असली मास्टरमाइंड का क्या, जो इन सब के पीछे है? अगर उसने फिर से तुम्हारी जान लेने की कोशिश की तो? लेकिन विवियन का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे इकलौते बॉडीगार्ड हो? मेरे पास बॉडीगार्ड्स की कोई कमी नहीं है लियांग। और भला मैं उस इंसान पर भरोसा क्यों करूं जो पहले मेरे दुश्मन से मिला हुआ था? वो पेन ड्राइव पकड़ाती है। ये रही उस दिन की रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लियांग ने फिर भी जाने से इनकार किया तो विवियन उसकी आंखों में झांक कर कहती है,
क्या हुआ लियांग? मेरा पालतू कुत्ता बनना तुम्हें इतना अच्छा लग गया कि अब तुम अपने गले से मेरे नाम का पट्टा ही नहीं उतारना चाहते? क्या अब मुझे खुद तुम्हें रास्ते पर छोड़ कर आने की जरूरत है? ये अल्फाज लियांग के सीने पर किसी खंजर की तरह उतर गए। वो बिना कुछ कहे पलट कर वहां से चला जाता है। लियांग के जाते ही विवियन के चेहरे का घमंड का झूठा नकाब उतर गया। उसने अपने एक आदमी को कॉल किया, कहा कि वो लियांग पर नजर रखे और साथ ही उसने लूसी के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट लियांग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। असल में विवियन लियांग को पसंद करने लगी थी, शायद उसे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन ये जंग उसकी अपनी थी। वो मास्टरमाइंड कौन है ये वो नहीं जानती थी और वो लियांग को इस डेंजरस गेम में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी उसका एक्स हस्बैंड फैंग बुके लेकर वहां पहुंच जाता है। वो उसे माफी मांगने आया था उस रात उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए। कहता है, विवी चलो अंदर चलकर बात करते हैं, लेकिन विवियन मना कर देती है। जो कहना है यही कहो। फैंग उसे बताता है कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए बोर्ड मेंबर्स ने चाओ के सारे शेयर्स विवियन के नाम ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया है। लेकिन विवी उनकी एक ही शर्त है कि जो कुछ भी हुआ वो बात कंपनी के अंदर ही रहनी चाहिए, मीडिया को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। विवियन इस बात के सख्त खिलाफ थी। बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया को भी तो सच पता चलना चाहिए ना। वो अपनी इज्जत पर लगा वो काला धब्बा मिटाना चाहती थी और उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती थी। फैंग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। पागल मत बनो विवी, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेक ग्रुप का चेयरमैन बनना है। मेरा वोट तो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, लेकिन बाकी बोर्ड मेंबर्स तुम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। इसलिए प्लीज क्या हम पास्ट को भुलाकर वापस से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? विवियन को तब जाकर एहसास हुआ कि उसका एक्स हस्बैंड एक नंबर का लालची और सेल्फिश इंसान है। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। उसने बहुत ही क्लियरली कह दिया, मैं तुम्हारे पास अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही फैंग अपना कंट्रोल खो देता है। वो विवियन का हाथ पकड़कर उसे फोर्स करने लगा, लेकिन तभी मिस ब्लेक क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए? विवियन एक पल के लिए लियांग को वहां देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है, तुम वापस यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फैंग लियांग को घूरता है, तुम बीच में मत पड़ो, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है। लियांग फिर भी टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर फैंग, भले ही वो उनके एक्स हस्बैंड से ही क्यों ना हो। फैंग फिर भी आगे बढ़ा तो लियांग ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़कर इतनी बुरी तरह ट्विस्ट कर दिया कि फैंग दर्द से चीख पड़ा। विवियन कहती है, उसे छोड़ दो लियांग, और आप मिस्टर फैंग मुझे अपनी वाइफ बुलाना बंद कीजिए। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। फैंग कुछ और कहने ही वाला था कि लियांग अपना फौलादी सीना तान कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फैंग समझ गया कि वो कुछ नहीं कर सकता। फैंग के जाते ही विवियन लियांग को घूरने लगी। लियांग सॉफ्टली कहता है, मैंने उसकी कार यहाँ आते देखी इसलिए मैं वापस आ गया, पर डोंट वरी, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। विवियन बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अगले दिन लियांग अपनी सिस्टर लूसी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। वो सरप्राइज था कि उसकी सिस्टर के हॉस्पिटल कार्ड में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहता, एक नर्स भागते हुए आई और बताया कि लूसी रूम में नहीं है और बेड पर ये एक नोट मिला है। लियांग फौरन उस नोट पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है। लियांग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो उन पर टूट पड़ता है, पता तूने मेरी सिस्टर को कहाँ छुपा रखा है? तभी एक लड़का लूसी को बाहर लेकर आया। वो लियाम को धमकी देता है, अगर अपनी सिस्टर की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से छलांग देकर अपनी जान देनी होगी, नहीं तो आज तेरी इस प्यारी सिस्टर की जान जाएगी। लियांग घबरा जाता है। अपनी बहन के खातिर वो अपनी जान देने के लिए मान गया था, लेकिन तभी उसे जाने दो, विवियन वहां पहुंच चुकी थी। लियांग उसे देखकर शॉक में था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवी उसे कस के एक चांटा लगा देती है। देख नहीं सकते मैं बात कर रही हूँ? तुम होते कौन हो मुझे इंटरप्ट करने वाले? वो वापस उस किडनैपर की तरफ मुड़ती है और पूरे एटीट्यूड में कहती है, इस यूजलेस लड़की को किडनैप करके तुम क्या ही अचीव कर लोगे? और ये चीप सा बॉडीगार्ड, भला इससे पीछा छुड़ाकर तुम मुझ तक तो नहीं पहुंच पाओगे। क्यों ना उस लड़की के बदले मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? वैसे भी तुम्हारे बॉस का रियल टारगेट तो मैं ही हूँ, है ना? उस आदमी को ये डील उतनी भी बुरी नहीं लगी। उसने लूसी को लियांग की तरफ पुश कर दिया, लेकिन इससे पहले कि विवियन उस किडनैपर के पास जाती, लियांग ने उस आदमी के हाथ पर किक मारी और वो चाकू नीचे गिर गई। वो आदमी और उसके साथ मौजूद सारे गुंडे ये देखकर वहां से भाग गए। लियांग ने एक लंबी सांस ली। वो बस यही सोच रहा था कि थैंक गॉड विवियन और लूसी दोनों सेफ थे। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। उसी रात एक नदी किनारे विवियन का एक्स हस्बैंड फैंग
उसे किडनैपर से मिलने पहुंचता है। असल में वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि फैंग ही था। वो उस आदमी को पैसों से भरा एक बैग देता है और उसे शहर से बहुत दूर चले जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि विवियन और लियांग दोनों उसका चेहरा देख चुके थे। वो किडनैपर पैसे लेकर एक बोट पर सवार हुआ, लेकिन जैसे ही बोट स्टार्ट हुए, बूम, पूरी बोट एक डेंजरस एक्सप्लोजन के साथ आग के गोले में बदल गई। किनारे पर खड़ा फैंग एक बहुत ही डेविल और क्रीपी स्माइल देता है। आखिर वो अपने अगेंस्ट कोई भी जिंदा एविडेंस कैसे छोड़ सकता था। दूसरी तरफ वो दोनों घर लौटे। लियांग विवी को थैंक यू कहता है तो विवी कहती है, तुम्हारी बहन की जान मेरी वजह से खतरे में पड़ी थी, इसलिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और वो पैसे जो तुमने मेरी बहन के इलाज के लिए भेजे, हमारे बीच उसे लेकर तो कोई डील नहीं हुई थी। विवी कहती है, उसे बोनस समझ कर रख लो, वैसे भी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लियांग पूछता है, तो क्या उन पैसों के बदले तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? विवी, वो जो कोई भी है इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। क्या मैं पहले जैसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? तभी विवेक क्लियर कर देती है कि वो अपने पर्सनल बिजनेस में उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, और फिर खुलता है एक बड़ा राज। चाओ ने जब लियांग को विवेक के क्लोज जाने को कहा था, उसने वो डील सिर्फ पैसों के लिए एक्सेप्ट नहीं की थी। उसका एक और मकसद था। असल में जिस पार्टी में विवी को ड्रग दिया गया था, लूसी भी उस रात उसी पार्टी में थी। और लियांग को यकीन है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट महज एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और वो जो कोई भी है वो ब्लेक ग्रुप से जुड़ा है और वो उस तक पहुंचना चाहता था, अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। विवी का माइंड ब्लोन हो जाता है। उसने सच में लियांग को अंडर एस्टिमेट किया था। लियांग कहता है, दैट्स ओके, तुम अब मुझे सीरियसली ले सकती हो। विवी ने पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। क्या तुम एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? तुम मुझे जैसे ट्रीट करना, जैसे पनिश या यूज करना चाहती हो कर सकती हो, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। विवियन कहती है, फाइन, तो पहले की तरह एक लॉयल डॉग बनकर अपनी लॉयल्टी प्रूव करो। जियांग उसके लिए फर्स्ट एड का बॉक्स लेने उठता है कि तभी विवी उसे रोक देती है। डॉग्स अपने ओनर के जख्मों को कैसे ट्रीट करते हैं। अपने घुटनों पर बैठो लियांग, और चलो अपनी लॉयल्टी प्रूव करो। लियांग की आंखों में एक अलग जुनून सवार हो जाता है। वो बिना कोई कंप्लेन किए उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। विवी ने अपने हाथ आगे किए और बस कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बड़े प्यार से उसके चोट को अपने होठों से साफ करता है। पर मैंने तो पहले ही कहा था कि वो कोई वफादार कुत्ता नहीं बल्कि एक शेर है, और भला शिकार जब सामने हो तो एक शेर शांत कैसे रह सकता है। उसने झपट्टा मारकर विवी को अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसे पागलों की तरह किस करने लगा। विवी भी एक पल के लिए उसके जुनून, उसके पागलपन में डूब जाती है। पर तभी उसे वो मनहूस रात याद आई। उसने लियांग को रोका और वो बिना कोई कंप्लेन किए उससे दूर हो जाता है। उनके आगे का मिशन हर एक बोर्ड मेंबर्स का वोट हासिल करना था, जिस मकसद से वो मिस्टर चाओ के ज्वेलरी स्टोर पहुंचे। आज वो अपना सबसे कीमती नेकलेस ऑक्शन पर भेजने वाले थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो नेकलेस नकली था। लियांग ने पूछा, तो मुझे आगे क्या करना होगा? तुम्हें उनकी वो नेकलेस स्पॉइल करनी होगी। और बस लियांग अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। वो चिल्लाने लगा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा बेबी। विवी चिल्लाई, तुम उस मसाज गर्ल के साथ मुझ पर चीट कर रहे हो। तुम्हें थप्पड़ ना मारूं तो क्या तुम्हारी पूजा करूं मैं? लियांग मिस्टर चाओ के पीछे जाके छुपने लगा, और इसी भागा दौड़ी में वो जानबूझकर वो कीमती नेकलेस अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। मिस्टर चाओ का दिल तो सीने से निकलकर हाथ में आ चुका था। विवी इविल स्माइल के साथ कहती है, असली डायमंड के रंग कब से खराब होने लगे मिस्टर चाओ? वो तो इतनी आसानी से निकलते नहीं। सबके सामने ये प्रूव हो जाता है कि वो नेकलेस नकली है। विवी तब उनके सामने एक शर्त रखती है। वो किसी को ये सच नहीं बताएगी कि ये नेकलेस नकली है। बदले में बस उन्हें ये एनडीए साइन करना होगा, वादा करना होगा कि बोर्ड मीटिंग में वो अपना वोट उसे ही देंगे। मिस्टर चाओ बिना कुछ कहे अपनी इज्जत बचाने के लिए पेपर्स पर साइन तो कर देते हैं, पर उसी रात अपने एक आदमी के साथ विवेक के घर पहुंच जाते हैं ताकि उसके घर से वो डॉक्यूमेंट चुरा सके जहां उन्होंने साइन किया था। पर जैसे ही उनका आदमी कार से बाहर निकला, कार के बाहर विवियन और लियांग खड़े थे। वो दोनों उन्हीं का तो वेट कर रहे थे, और उनके कार के डैश कैम से उनके खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं। मिस्टर चाओ के तो पसीने छूटने लगे। अब वो बुरी तरह से फंस चुके थे। विवी बड़े प्यार से मुस्कुराती है, मिस्टर चाओ चलो हम आपकी इस गलती को भी माफ कर देते हैं। बस आपको बदले में हमें किसी भी बोर्ड मेंबर का एक खास सीक्रेट बताना होगा। और बस अगले ही दिन विवी और लियांग अपने अगले टारगेट मिस शीना के ब्यूटी सैलून पहुंच जाते हैं। विवी कहती है कि वो एक ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना चाहती है।
पर स्टाफ ने कहा, सॉरी मैम, अभी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तभी कोने में बैठी मिस शीना के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगी, जानती हो इसकी कीमत क्या है? अब क्या इसके पैसे तुम्हारा बाप देगा? विवी तब उनके पास गई। अरे मिस शीना, आप बेचारी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक काम करिए, अब मेरा कोट पहन लीजिए। ये उसी फैशन डिजाइनर का है और लिमिटेड एडिशन भी है। सी, ये कोट आप पर ज्यादा जज कर रहा है। पर शीना की नजर विवी या उस कोट पर नहीं, उसके साथ खड़े टॉल हैंडसम बॉडीगार्ड पर थी। विवी ने उन्हें ड्रिंक्स ऑफर किया तो वो क्लियरली पूछ लेती है, आखिर मुझे इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो मुझसे? विवी ने प्यार से रिक्वेस्ट की, अगले बोर्ड मीटिंग में चाहती हूँ आप अपना वोट मुझे दे और बदले में ये कोट क्या, आप जो चाहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। शीना की नजर अभी लियांग पर टिकी थी, और अगर मैं इसे मांग लूं तो? लियांग और विवी दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। शीना ने आगे कहा, डोंट वरी, तुम्हारे बॉडीगार्ड को तुमसे चुराने का मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। बस मैं कुछ वक्त उसके साथ अकेले स्पेंड करना चाहती हूँ। विवी मुस्कुराई, ठीक है, तो फिर जब तक आप मेरे बॉडीगार्ड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, अगर मैं आपके सैलून में थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती तो? शीना मान गई, हाँ हाँ, डोंट वरी, तुम्हें फ्री में पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी। लेकिन लियांग, उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। आखिर वो उसे किसी और के हवाले करने के लिए राजी कैसे हो गई? वो एक ही बार में पूरी शराब गटक जाता है और गुस्से में शीना के साथ वहां से चला जाता है। शीना फिर जैसे ही लियांग को एक प्राइवेट रूम में ले जाने लगी, लियांग को उनके इरादों पर शक होने लगा, और वो गलत भी नहीं था। शीना उसे प्यार से टच करती है, कहती है, मैंने उतनी अफवाहें सुनी थी कि विवियन का बॉडीगार्ड काफी हैंडसम है। चलो, आज देख भी लिया। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस एक वोट के लिए वो तुम्हें यूं मुझे सौंप देगी। लियांग गुस्से में उनका हाथ हटा देता है, पर उसका यही गुस्सा शीना को और भी अट्रैक्ट कर रहा था, और वो उसे कहीं और देखना चाहती थी। वो उसकी शर्ट और टाई खोलने लग जाती है। लियांग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। स्टाफ कह रही थी, सॉरी मिस ब्लेक, पर आप अंदर नहीं जा सकती। विवी कहती है, मेरा बॉडीगार्ड अंदर मिस शीना के साथ है, मैं उसे लेने आई हूँ। उसकी आवाज सुनते ही लियांग का चेहरा रिलैक्स हो गया। उसने अपने हाथ पीछे किए और कहा, मिस शीना, आप रुक क्यों गई? तभी विवी वहां आ जाती है और उसकी नजर सीधे लियांग की ढीली टाई और शर्ट के बटन्स पर जाती है जो खुले हुए थे। वो लियांग से कुछ नहीं कहती, बल्कि मिस शीना से पूछती है कि क्या वो अपने सैलून के ब्यूटी ट्रीटमेंट में इलीगल चीजों का इस्तेमाल करती है। शीना चिल्लाई, ये क्या बकवास है? तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? पर ये झूठे इल्जाम कहाँ है मिस शीना? विवी ने उनके सैलून का ग्लो ट्रीटमेंट का आईवी ड्रिप लिया था। ब्लड टेस्ट से एक दिन में पता चल जाएगा कि वो सच बोल रही है या झूठ। शीना अपने बिजनेस में कई सालों से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज कर रही थी जो कि इलीगल है। चाइना उन पर बैन लगा चुकी थी। शीना डर गई, पर विवी ने कहा, डोंट वरी, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। आपको बस इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। बाद में लियांग की ठंडी नजरें बस विवी को ही घूरे जा रही थी। क्या मुझे किसी और के साथ देखकर विवी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा? एलिवेटर में विवी भी पूछ ही लेती है, तुम तो निंजा से भी तेज हो, तो जब वो औरत तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी टाई उतार रही थी, तुम्हारे शर्ट के बटन्स खोल रही थी, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लियांग उसके कान में धीमे से कहता है, तुम ही ने तो कहा था ना कि मुझे तुम्हारी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी, एक गुड बॉय की तरह। विवी मुस्कुराकर पीछे हटी, पर लियांग उसके पास जाना चाहता था, लेकिन विवी ने उसे टाई से उसके हाथ बांध दिए थे। वो स्माइल करती है, अब गुड बॉय को इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। लियांग पागल शेर की तरह बौखला जाता है, क्या हुआ, मेरा इनाम पसंद नहीं आया? वो उसके करीब आई, पूछती है, या फिर तुम्हें कोई और इनाम चाहिए? लियांग तब झपट्टा मारकर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। भला एक मामूली टाई से आज तक कोई शेर काबू में आ पाया है? वो विवी के प्यार में बेकाबू हो जाता है, इस बात से अनजान कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा था। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में विवी के अंकल उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। बाद में फैंग आकर उसे कहता है, अपसेट कर दिया ना तुमने अपने अंकल को? तुम जो ये अपने बॉडीगार्ड के साथ प्यार का झूठा नाटक करके लोगों से वोट मांगती फिर रही हो, उन्हें इस बात की भनक लग गई है। पर तालाब में छोटी मछली पकड़ने से अच्छा तुम बड़ी मछली के पीछे क्यों नहीं जाती? तभी बाहर लियांग आ जाता है, चुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। विवे ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंकल, उनका वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है, और सुना है वो अपनी चैरिटी फाउंडेशन के आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं। विवे ने पूछा, और तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? फैंग तब प्यार से कहता है, माना कि हम डिवोर्स्ड है विवी, पर मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैंने तुम्हें जिताने का वादा किया था, भूल गई?
वो उसे छूने की कोशिश करता है, पर तभी जोर से दरवाजा खुला और लियांग अंदर आके विवी के सामने खड़ा हो गया और बेचारा फैंग उल्टे पैर वापस चला जाता है। बाद में विवे लियांग को बताती है कि उसके अंकल ने अपने चैरिटी फाउंडेशन के लिए एक पार्टी रखी है और बस यही एक मौका है उनके पास चैरिटी के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स चुराने का। एक और बात, मुझे पता लगा कि तुम्हारी बहन लूसी भी उस रात इसी की इन्वेस्टिगेशन करने वहां गई थी, तो शायद उसके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था, हमें इसका भी कोई क्लू मिल जाए। लियांग कहता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स कैसे चुराने हैं वो मुझ पर छोड़ दो, पर उसे डर था अगर पिछली पार्टी की तरह अगर इस बार भी विवी किसी मुसीबत में पड़ गई तो वो दोनों साथ में पार्टी पहुंचे। तो स्टाफ ने एंट्री पर ही लियांग के अंदर जाने पर रोक लगा दी। कहती है मिस्टर लू के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि पार्टी में सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट एंटर कर सकते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स नहीं। तभी वहाँ फैंग आ जाता है, अपना हाथ आगे करता है, वार्न करता है कि इस वक्त उसका अंदर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके पर्सनल मैटर्स वो बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। विवी मजबूरन उसके साथ जाने के लिए मान तो गई, पर तभी लियांग उसे अपने पास बुलाता है। तुम कुछ भूल रही हो। उसने बड़े प्यार से उसे एक स्कार्फ पहनाया। असल में लियांग को ना तो उसके अंकल और खासकर फैंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए यहाँ आने से पहले ही उसने इस स्कार्फ में एक छोटा सा बग डाल दिया था ताकि वो हर पल विवी के साथ कनेक्टेड रह सके, उनकी बातें सुन सके। वो कहता है फिक्र मत करो, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करूंगा। पर विवी के अंदर जाते ही लियांग भी गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुस चुका था। कानों में विवी और लियांग के आसपास मौजूद लोगों की बातचीत गूंज रही थी। लोग पूछ रहे थे कि उन दोनों का यूं साथ में पार्टी में आना, क्या वो दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। विवी के अंकल और फैंग साथ में मिलकर इस बात को और भी हवा देने की कोशिश कर रहे थे, पर विवी क्लियर कर देती है कि उसका और फैंग का अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और मेरे अंकल तो बस मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ लियांग की नजर हर कोने पर लगे कैमरास पर पड़ी और वो जैसे तैसे कैमरा से छुपकर स्टडी रूम तक पहुंच ही जाता है। बाद में विवी अपने अंकल और फैन को बात करते हुए सुन लेती है। अंकल बोल रहे थे अब हम और डिले नहीं कर सकते, तुम दोनों की शादी की बात मैं आज ही गेस्ट के सामने अनाउंस कर दूंगा। फिर विवी भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर उसे भी शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। तभी विवी वहां पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है मैं आज भी वही मासूम विवी हूँ जिसे आप सब अपनी उंगलियों पर नचाते थे? यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लीजिए। मैं भी सबके सामने क्लियर कर दूंगी कि मैं उसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं उनके अंकल बीच में ही टोक देते हैं। खबरदार अगर उस बॉडीगार्ड का नाम लिया तो। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, आखिर उसके पास है ही क्या? ना स्टेटस ना पैसा, उसके साथ तुम्हारा जो कुछ भी है उसे यही रफा दफा करो विवी। लोगों को पता चलेगा तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। फैंग तब उसे प्यार से कहता है अंकल जो कुछ भी कह रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं विवी। विवी तब गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और उसी बीच वो स्कार्फ भी नीचे गिर जाती है। फैंग उसे अपने हाथों में लेता है। जरा इसे गौर से देखो विवी, सस्ता 200 रुपए का स्कार्फ उस बॉडीगार्ड ने तुम्हें दी है ना, पर क्या ये तुम्हें शोभा भी देता है? विवी चिल्लाई ये स्कार्फ मुझे वापस करो फैंग। पर फैंग उस स्कार्फ को, उस बग को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। तभी दूसरी तरफ लियांग को दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अंकल लू कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम नहीं जानते कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? फैंग तब उसे स्टडी रूम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है। उनके आदमियों ने लियांग को चारों तरफ से घेर लिया था। फैंग शुरू से ही अंकल लू के साथ मिला हुआ था। अंकल लू कहते हैं अब तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो लियांग चोरी और ट्रेसपासिंग के इल्जाम में जेल की हवा खाएगा, या अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस शादी के लिए हाँ करना पड़ेगा। विवी बुरी तरह से फंस चुकी थी। अंकल लू नहीं चाहते थे कि वो एक गरीब लड़की के साथ अपना मुंह काला करती फिरे। वो जानते थे कि लियांग पहले चाव के लिए काम कर रहा था और उन्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें यकीन था कि माना फैंग ने उसे तलाक देकर गलती की, पर वो आज भी उसे प्यार करता है और आगे से उसे खुश रखेगा। फैंग भी बड़े प्यार से कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता विवी, बस आज शादी के लिए हाँ कर दो, फिर जब तक तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हो जाता मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। पर विवी उसे वार्न करती है कि अगर लियांग को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। फाइनली अंकल लू सारे लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। उनकी भतीजी दोबारा शादी करने वाली है। सब लोग देखना चाहते थे कि आखिर वो लकी आदमी है कौन। फैंग उसका हाथ पकड़ के उनके एंट्री के लिए रेडी हो ही रहा था कि तभी आसमान में आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं और लियांग आकर फैंग को दूर धकेलकर विवी का हाथ थाम लेता है। बेचारा फैंग देखता रह गया जब लियांग ने उसका हाथ थामा और बड़े स्वैग से उसे सारे गेस्ट के सामने ले गया। लोग खाना फूसी करने लगे। वाओ, मिस विवी का मंगेतर तो काफी हैंडसम है।
विवी बड़ी प्यारी स्माइल के साथ सबको अपने मंगेतर से इंट्रोड्यूस कराती है और अपने अंकल लू को इस ग्रैंड सरप्राइज के लिए थैंक यू बोलती है। पार्टी के बाद अंकल लू साफ बोल देते हैं कि इस रिश्ते के लिए ना तो वो कभी राजी होंगे और ना बोर्ड मेंबर्स, खासकर तब जब उन्हें चोरी का पता चलेगा। उन्होंने गार्ड से सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग मांगी, पर अफसोस किसी भी कैमरा में लियांग का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो लियांग था। विवे लियांग से काफी इम्प्रेस थी। उसने अंकल से कहा, हमें हमारी एंगेजमेंट सेलिब्रेट भी तो करनी है। उसने लियांग का हाथ थामा और वहां से निकल गई। वो दोनों घर लौटे। विवी बड़े प्यार से उसके चोट पर दवा लगा रही थी और उतने ही प्यार से लियांग उसे घूरे जा रहा था। कहता है, मैं सबके सामने यूं तुम्हें लेकर गया ताकि लोगों को लगे मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। इस बात से अपसेट नहीं हो? विवी कहती है, नहीं तो। पर क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ कैद करके रखूंगी? अब भला लियांग उसे कैसे बताता कि वो उसकी कैद में रहना चाहता था। वो उसे वो रिंग और उसके स्कार्फ को वापस करता है। विवी तब इतनी गहरी सोच में डूब जाती है कि लियांग की आवाज उसके कानों तक ही नहीं पहुंचती और फिर वो उसे पहली बार विवी कहकर पुकारता है। विवी वहां से जाने लगी। तुम आराम करो हम कल। पर लियांग उसे बीच में ही टोक देता है। विवी, तुम अंकल लू और फैंग की बात मानने से मना भी तो कर सकती थी, तो फिर क्यों? विवी कोई झूठ बोलती उससे पहले वो ही बोल देता है, तुम्हें मेरी फिक्र थी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लियांग कहता है, अगर कुछ भी नहीं है तो बताओ, आखिर क्यों जब भी फैंग तुम्हें छूता है तुम दूर हो जाती हो, पर जब मैं तुम्हें छूता हूँ वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। देखा तुम कैसे मेरी बाहों में पिघल जाती हो। अब भी कहोगी कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं है? विवी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लियांग को उसकी उम्मीद भी नहीं थी। वो बस कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता था। अगले दिन सारे बोर्ड मेंबर्स परेशान थे क्योंकि विवी के अपने बॉडीगार्ड से एंगेजमेंट की खबर से उनके शेयर्स गिर रहे थे। मार्केट में उनका काफी नुकसान हो रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो पर तभी विवी लियांग के साथ वहां पहुंच जाती है। अंकल उसे देख भड़क जाते हैं, पर विवी उन्हें कोई भाव नहीं देती। टेबल पर एक प्रोजेक्ट डील के पेपर्स रख देती है। एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसे पाने के लिए उसके डैड सालों से कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था। जो प्रोजेक्ट विवी अपने नाम कर चुकी थी। सारे बोर्ड मेंबर्स इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि लियांग और उसके रिश्ते से नाराजगी तो छोड़ो, वो खुद चलकर उसे आकर शादी की बधाइयां देने लगे। विवी तब प्यार से कहती है, अंकल जी अब आप भी अपनी ब्लेसिंग्स दे ही दीजिए। बाद में फैंग लियांग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए टॉन्ट मारता है। आफ्टर ऑल एक मामूली बॉडीगार्ड होके उसके हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो लग चुकी थी। लियांग तब उसका हाथ इतना कस के पकड़ लेता है कि मानो उसकी हड्डी पसली एक करके ही छोड़ेगा। कहता है, डोंट वरी मिस्टर फैंग, मैं विवी को बहुत प्यार से रखूंगा। आपकी की हुई गलती दोहराऊंगा नहीं। विवी तब हंस पड़ती है। लियांग को बाहर उसका वेट करने को कहती है क्योंकि वो फैंग से जरूरी बात करना चाहती थी। विवी बताती है कि वो चैरिटी फाउंडेशन के हर वो कागजात देखना चाहती है जो उनके डिवोर्स से पहले फैंग उसके लिए हैंडल करता था। उसे शक था कि अगर सच में फाउंडेशन के आड़ में कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसे वो सबूत वहां जरूर मिलेगा। आफ्टर ऑल उसी वक्त लूसी का एक्सीडेंट जो हुआ था। फैंग ने पूछा, अगर तुम्हारी बात सच भी हुई तो तुम क्या कर लोगी? किसे ब्लेम करोगी? हर जगह पर सिग्नेचर्स तो तुम्हारे ही हुआ करते थे। विवी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आई तो वो लियांग को एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है। उसे देखते ही लियांग उसे लेकर वहां से चला जाता है। साइड से वैंग ने ताना मारा, लगता है तुम्हारा मंगेतर तुम पर उतना भी ट्रस्ट नहीं करता। कुछ तो है जो वो तुमसे छुपा रहा है। वो लियांग के पीछे जाती है, पर तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी और वो झूठ बोलता है कि वो तो अकेला उसका बाहर वेट कर रहा था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। वो लड़की उसकी बहन की एक टाइम पर कलीग हुआ करती थी, पर लूसी के एक्सीडेंट के बाद लियांग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और आज वो उसे यहाँ मिली, वो भी एक नई पहचान के साथ। लियांग जब उससे सवाल करता है तो वो उसे ही ब्लेम करने लगी। जिस कंपनी के लोगों ने लूसी पर हमला किया, या सीधी बात बोले तो जिस लड़की ने तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की, तुम उसी के बॉडीगार्ड बने फिर रहे हो और उससे शादी करने जा रहे हो। लियांग के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि जिस चैरिटी फाउंडेशन को वो और उसकी बहन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसे सैमुअल लू, विवी के अंकल नहीं बल्कि वो खुद हैंडल कर रही थी। अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो जाओ और उसका लैपटॉप चेक करो, तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। पर तभी विवी कमरे में आ जाती है। तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? लियांग झूठा बहाना बना देता है और विवी उसे अपने हाथ का बैंडेज खोलने को कहती है। देखना चाहती थी कि उसका घाव ठीक से भरा भी है या नहीं। वो अपने नुकीले नाखूनों से उसके घाव को सहलाने लगी। पूछती है कि उसने कंपनी में झूठ क्यों बोला और वो लड़की कौन थी जिससे वो बात कर रहा था।
लियांग कहता है, वो मेरी जान पहचान की है। विवी के नाखून अभी उसके घाव पर थे, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये सुनते ही विवी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है। वो पूछती है, और क्या वो तुम्हारे इतनी करीब आई है? लियांग की सांसें तेज हो चुकी थी, ना कहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और यहाँ, क्या उसने कभी तुम्हें यहाँ टच किया है? लियांग पूरी तरह से उसके काबू में हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर वो उसका फोन छीन लेती है। सच बताओ, वो लड़की कौन है और तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लियांग अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगा। ना जाने इस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया है कि बार बार मैं उसके करीब आते ही खुद को भूल जाता हूँ। विवे ने पूछा, बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो लियांग? लियांग तब पलक झपकते अपना फोन वापस ले लेता है। कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तो ये लो। वो अपने फोन का पासवर्ड खोल देता है। लो, कर लो तसल्ली। इनफैक्ट वो खुद उसे उस रात की तस्वीर दिखाता है जिस रात विवी को ड्रग दिया गया था। विवी का दिल टूट जाता है। तो तुम्हारे पास पहले दिन से इस बात का सबूत था कि मेरे साथ उस दिन, और फिर भी तुम चुप रहे? उन दोनों के बीच अब एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। और तुमने भी तो मुझसे ये बात छुपाई है कि जिस फाउंडेशन की इन्वेस्टिगेशन के चलते मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ, वो उस वक्त तुम हैंडल कर रही थी। तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि तुम्हारे बहन को जान से मारने की कोशिश मैंने की थी? विवी उसे गुस्से में वहां से चले जाने को कहती है। भला वो अपनी बेगुनाही साबित ही कैसे करती? लियांग सीधा उस लड़के से मिलने आता है। ब्लेक ग्रुप के खिलाफ सारे सबूत उसने आज भी अपने पास संभाल कर रखे थे। वो उसे लेने अंदर गई और तभी लियांग विवी को कॉल करता है। वो उन दोनों की सारी बातें सुन पा रही थी। लियांग ने पूछा कि ब्लेक ग्रुप का लेजर तुम्हारे पास कैसे आया? वो डिनर पार्टी की रात लूसी ने ही मुझे दिया था, कहा था संभाल कर रखना। मैंने ये पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ये तो साबित हो जाता कि मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे विवी का हाथ है, पर ये नहीं कि लूसी का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। सोच रही थी अगर उसके खिलाफ कुछ और सबूत मिल जाता तो। लियांग गुस्से में कहता है, और अगर हमें सबूत ना मिला तो? हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही जाकर विवियन ब्लेक के खिलाफ ये सारे एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। उस रात विवी भी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है। उसका आदमी पूछता है, बॉस क्या हमें लियांग को जाकर रोकना नहीं चाहिए? पर विवी को उसके साथ बिताए हर वो पल याद आने लगे और इसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तभी लियांग उसकी कार में आके बैठ जाता है। कहता है, कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं कराया? और वो लेजर विवी को सौंप देता है क्योंकि उसने कभी विवी पर शक किया ही नहीं। उसे यकीन था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों साथ में उस लड़की से मिलने पहुंचे और सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, लूसी जब उस रात लेजर्स चुरा कर लौट रही थी, उसने विवी के साथ गलत होते देख लिया था और तभी उसने वो तस्वीर क्लिक करके अपने भाई को सेंड की थी और अपने कॉलीग को बताया कि उसे आके पिक करे। लेकिन उसकी कॉलीग उस लेजर्स के जरिए विवी को ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसीलिए उसने लूसी का एक्सीडेंट करवाया ताकि वो लेजर्स उसे छीन सके। पर उसने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि उस दिन के बाद विवी अब्रॉड चली जाएगी। लड़की के चेहरे से पूरा रंग उतर जाता है। विवी और लियांग उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे कि तभी वो कहती है, मुझे ये सब मिस्टर फैंग ने करने के लिए मजबूर किया था। लूसी के हाथ और भी कुछ सबूत लगे थे मिस्टर फैंग के खिलाफ और मिस्टर फैंग ने उनके बदले उसे बड़ी मोटी रकम दी थी और उन्होंने वो सबूत ले लिए थे। पर एक और जगह है जहां मिस्टर फैंग के खिलाफ वो सबूत आज भी मौजूद है। वो लड़की फिर उन्हें एक वेयरहाउस का एड्रेस देती है जहां उसने लूसी का फोन छुपा कर रखा था, जिसके अंदर फैंग के खिलाफ और भी कई सबूत थे। अंदर जाने से पहले लियांग उसे वही स्कार्फ पहना देता है। वो हर कोने की तलाशी लेने लगे, पर जैसे ही उन्हें लूसी का फोन मिलता है, विवे के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। उसे उस रात बदनाम करने वाला, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड फैंग था। और वजह क्योंकि उस बार भी उसने फाउंडेशन के लेजर्स चेक करने की मांग की थी और तभी फैंग अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। आफ्टर ऑल, अगर उसने उन दोनों पर नजर न रखी होती तो वो लूसी के फोन तक कैसे पहुंचता? वो जानता था कि वो लड़की उसे डबल क्रॉस जरूर करेगी। फैंग उन्हें सीधे सीधे फोन उसके हवाले करने को कहता है। आफ्टर ऑल, उनके बचने की अब और कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे भी इस सबूत से अब वो क्या ही उखाड़ लेगी। इससे ये तो साबित नहीं होता कि लूसी को जान से मारने की कोशिश उसने की थी, पर वो फिर भी एक डील रखता है उन्हें जिंदा छोड़ने की। अगर वो सीधे सीधे फोन उसके हवाले कर देती है और उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है, विवी तब उसे इतना उकसाती है कि वो खुद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। लियांग गुस्से में पागल हो चुका था।
वो उसे जान से मार देना चाहता था, पर विवी फैंग का डील एक्सेप्ट कर लेती है। तो लूसी को जान से मारने की बात किसी को नहीं बताएगी, ये फोन भी उसे दे देगी, पर बदले में फैंग को अपने सारे शेयर्स उसके नाम करने होंगे। लियांग के कदम लड़खड़ा जाते हैं, उसका दिल टूट जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो विवी? और मेरी बहन के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका क्या? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, विवी चिल्लाई। होश में आओ लियांग, तुम्हारे बहन को मारने के पीछे किसी का भी हाथ क्यों ना हो, इसका ठोस सबूत नहीं है। पुलिस सिर्फ मेरी कही बात पर तो भरोसा नहीं करेगी ना। और तुम भी जानते हो कि मैं ये सब चेयरमैन बनने के लिए कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मैं कोई दूध की धुली संत नहीं हूँ। अब ये पकड़ो अपना स्कार्फ, तुम्हारी बहन के ट्रीटमेंट के पैसे मैं दे रही हूँ ना। पर लियांग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विवी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। तभी फैंग के आदमी उस पर पीछे से वार करते हैं। विवी रोने लगती है, पर उसे माफी मांगकर उसके हाथों में वो स्कार्फ लौटाकर बस एक आखिरी बार कहती है, मैं जो भी कर रही हूँ इसी में सबकी भलाई है लियांग। और फिर वो फैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। फाइनल बोर्ड मीटिंग के बाद वोट्स पाकर विवी ब्लेक ग्रुप टेक ओवर करने में कामयाब हो गई। फैंग भी खुश था कि चलो शादी के बाद विवी का जो कुछ भी है वो सब उसी का तो होने वाला है, जरूरत पड़े तो वो उसे भी रास्ते से हटा देगा। पर तभी विवी अपना फैसला सुनाती है कि वो मिस्टर फैंग को कंपनी से बाहर कर रही है, और सारे बोर्ड मेंबर्स भी उसके डिसीजन को पूरा सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि उसके अंकल लू भी। फैंग गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी लियांग वहां आ जाता है, क्योंकि विवी ने कभी उसका भरोसा तोड़ा ही नहीं। उस स्कार्फ में छुपे बग में फैंग की सारी कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुकी थी, और उसे पुलिस तक पहुंचाने के लिए वो सब नाटक करना जरूरी था। पुलिस आके फैंग को अरेस्ट कर लेती है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद शांति के उन पलों में लियांग अपनी मालकिन के सामने खड़ा था। उसकी आवाज में वही पुराना ठहराव था। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस ब्लेक। कॉन्ग्रेचुलेट तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। सुना है तुम्हारी बहन को होश आ गया है, तो फिर अब आगे क्या प्लान्स है तुम्हारे? लियांग इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं देता, वो बस बहुत ही गहराई और शिद्दत से विवी को घूरने लगता है। उसकी उन ठंडी आंखों में आज एक अजीब सी आग थी। वो विवी के करीब रहकर बिताए गए हर एक पल, हर एक एहसास को फिर से जीना चाहता था। विवी उसका स्कार्फ वापस लौटाती है, पूछती है, तो मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गुलाम बने रहने की तुम्हें इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब तुम्हें अपनी आजादी वापस नहीं चाहिए? लियांग उसके हाथ से वो स्कार्फ लेता है, और यहीं से बाजी पलट जाती है। जो लियांग उसके सामने कभी अपने घुटने टेक देता था, भारी डोमिनेंट आवाज में कहता है, तुमने एक चीज समझने में बड़ी गलती कर दी है विवी। माना कि पिछले कुछ वक्त से तुमने मुझे अपने इशारों पर चलाया है, मुझे अपने सामने झुकने पर मजबूर किया है, लेकिन मुझे कंट्रोल करने वाली ये लगाम शुरुआत से ही मैंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथों सौंपी थी। ये सुनकर विवी एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। लियांग एक बार फिर किसी खामोश खतरनाक साए की तरह हमेशा के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है, और यही कहानी खत्म होती है।